हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस छोटे प्लेटफॉर्म बिफोर यूपीएससी पे। और मैं हूं आपका होस्ट रत्नेश कुमार गिरी। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी केवीसी फॉर्मेट में क्विज सेशन चल रही है जो आपके ऊपर दिए हुए इन सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, टीचर, दरोगा, सीएसआईआर, चाहे जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, इनफैक्ट आपके स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन के लिए भी आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ आप इसको ज्ञानवर्धन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और आने वाले जो सक्षमता एग्जाम है, बीपीएससी पेपर है, बिहार एसएससी के पेपर है, उसके लिए तो ये एकदम बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो हमेशा की तरह आपसे वो दो रिक्वेस्ट रहेगी कि पर्यावरण, परिवार और स्वास्थ्य, इसका ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ ईमानदारी के साथ इस क्विज सेशन को करेंगे। ये है एपिसोड नंबर 15। इससे पहले 14 नॉर्मल एपिसोड और एक कल हम लोगों ने किया था राम मंदिर स्पेशल एपिसोड। तो अगर उन 15 एपिसोड्स को अगर आपने नहीं किया है, 14+1, तो उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और फिलहाल आप इस एपिसोड को बिल्कुल ईमानदारी के साथ कंटिन्यू करेंगे। सेशन आपको इंफॉर्मेटिव भी रहेगा, जानकारी भी मिलेगी, साथ ही साथ आपको अच्छा भी लगेगा अगर आप बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ इसको करते हैं तो। साथ ही साथ हो सके तो आप, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे इस वीडियो को, ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और बिल्कुल ईमानदारी के साथ कंटिन्यू करेंगे। चलिए, बोल बच्चन खत्म, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और बिल्कुल पहले सवाल की सही, पहला सवाल आपका 500 रुपये के लिए ये रहा। 500 रुपये के सांकेतिक रुपये की आपका सवाल है कि द अमाउंट ऑफ लेड इन लेड पेंसिल्स, यानी जो पेंसिल जिससे आप लिखते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लेड पेंसिल। ठीक है, तो बोल रहा है कि लेड पेंसिल में लेड यानी शीशे की मात्रा कितनी होती है। क्वेश्चंस आपके हमेशा की तरफ इंग्लिश में होंगे, बट इसको मैं बिल्कुल ही आपको हिंदी में समझाता हुआ चलूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो लेड पेंसिल यानी जो पेंसिल जिससे बच्चे लिखते हैं या हम लोग भी लिखते हैं, तो उसमें लेड यानी शीशे की मात्रा कितनी होती है। आपके ऑप्शन है 0%, 25%, 50% और 75%। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देते जाएंगे कि लेड पेंसिल में लेड की मात्रा कितनी होती है, शीशे की मात्रा कितनी होती है। लेड बहुत ही एक आपका पर्यावरण के हिसाब से देखें तो बहुत ही एक खतरनाक धातु होती है, जो आपके पेट्रोलियम पदार्थों में मिक्स होती है, जिससे आपकी इंजन की क्षमता धीरे धीरे घट जाती है। इसलिए जब आप पेट्रोल पंप पे जाओगे तो पहले के टाइम में आप देखोगे कि शीशा रहित तेल एक अलग होता था। ठीक है, जिसको वो लोग हाई पावर या एक्स पावर करके बोलते थे। फिलहाल लेड पेंसिल यानी जो है उसमें लेड की मात्रा कितनी होती है, 0, 25, 50, 75। समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे चुके होंगे। जो लोग लाइव सेशन में ज्वाइन करेंगे वो लाइव चैट करेंगे, बाद वाले लोग कमेंट सेक्शन में अपना जवाब देंगे। चलिए, समय समाप्त हुआ और आपका जवाब रहा दोस्तों वो है ये कि लेड पेंसिल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे बच्चे लिखते हैं, उसमें आपकी लेड की मात्रा 0% होती है। उसमें कोई भी आपका लेड की मात्रा नहीं होता। लेड पेंसिल में जो आप बीच में जो काला हिस्सा देखते हो, वो है आपका ग्रेफाइट यानी कार्बन से बना हुआ, जो कि कार्बन का ऑटोट्रॉप्स यानी कि अपर रूप है, जिसमें जिसकी संरचना भी कभी कभी पूछ ली जाती है। तो आपका षटकोणीय संरचना होती है। ये विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि ये एक थोड़ा अपवाद वाला धातु भी है ग्रेफाइट, जो कि विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। अदरवाइज आप देखोगे तो अधातु आमतौर पे विद्युत और ऊष्मा को उतने अच्छी तरीके से पास होने नहीं देते। तो सही जवाब है 0 डिग्री। चलते हैं अपने अगले सवाल 1000 के सांकेतिक रुपये। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आपका पॉलिटी से सिविक्स से एक सवाल है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार, व्हाट इज द टाइम लिमिट दैट राज्यसभा कैन होल्ड मनी बिल। मनी बिल जिसको बोलते हैं धन विधेयक, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधेयक होती है। सरकार जितने भी पैसों का खर्च करती है, कोई भी ऐसे कानून लाती है जिसमें सरकारी धन, संचित निधि से पैसे निकालने की बात हो या सरकारी पैसे की बात हो, चाहे आप मनरेगा को ले लो, चाहे आपका यूएआईडी आधार कार्ड बनवाने को हो, चाहे आपकी कोविड वैक्सीन की बात हो, ये सभी के सभी आमतौर पे धन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो जब भी आपको धन विधेयक पेश करना होता है, धन निकालना होता है, उसके लिए एक विधेयक पेश करना होता है संसद में, जो कि आमतौर पे लोकसभा में ही पेश होती है। ठीक है, क्योंकि पैसों की बात है
तो लोकसभा जो है निम्न सदन होता है वहीं पे पेश होती है। उसके बाद वहां से पास होने के बाद वो जाती है राज्यसभा में। अब सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि राज्यसभा जो है इस धन विधेयक को, इस मनी बिल को मैक्सिमम, अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। उसके बाद वो या तो अगर उस दिन तक पास नहीं भी करे तो मनी बिल अपने आप पास मान लिया जाता है। यानी आप उससे ज़्यादा उसको रोक नहीं सकते, या तो आप उसको पास कीजिए या फिर वापस कीजिए। वापस करने वाले परिस्थिति में भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो अपने आप ही पास माना जाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा के पास बस वो अपना चेहरा दिखाने जाता है कि हाँ ये देख लो ऐसा विधेयक है, और इस पर आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते कि हाँ हम इसको पास नहीं करेंगे। तो आपको बताना कि राज्यसभा में धन विधेयक मनी बिल अधिकतम कितने दिनों तक रह सकता है, उसके बाद राज्यसभा से वो अपने आप पास माना जाएगा। अगर राज्यसभा पास नहीं करती है तो आपके ऑप्शन है 12 दिन, 7 दिन, 24 दिन, 14 दिन। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि वो कौन सी आखिरी तिथि है, तो आखिरी समय है जिसमें राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है। 12, 7, 24, 14। चलिए समय को समाप्त करता हूँ और आंसर की तरफ बढ़ते हैं। और आपका सही जवाब होगा दोस्तों, वो है आपका 14 डेज, 14 दिन। राज्यसभा जो है संसद का ऊपरी सदन है, अपर हाउस भी बोलते हैं इसको। स्थायी सदन भी है, परमानेंट हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि राज्यसभा जो है कभी भी अपघटित नहीं होता, राज्यसभा कभी भी समाप्त नहीं होता। उसके सदस्य हर 6 साल बाद रिन्यू होते रहते हैं। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्ति बहुत ही कम है। वो धन विधेयक को 14 दिनों तक डिस्कस कर सकती है, बहस कर सकती है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में वो उसको डिनाई नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि 14 दिनों के अंदर अंदर या तो राज्यसभा उसको पास करे, नहीं तो वो अपने आप जो है मनी बिल यानी धन विधेयक पास माना जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी कभी इसके अनुच्छेद भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप हो सके तो इसके जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि किस अनुच्छेद में मनी बिल का वर्णन है। चलिए 2000 के सांकेतिक रुपयों के लिए आपका सवाल है, और ये है आपका हिस्ट्री का सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, इसमें से कौन सा ऐसा राजवंश है, साम्राज्य है, ठीक है, जिसकी ग्लोरियस हिस्ट्री थी, बहुत ही मतलब समझो कि स्वर्णिम इतिहास रहा है, लेकिन ये इतिहास, ये यानी इनका जो राजकाज है, इनका जो शासन है, समाप्त हो गया एक युद्ध के द्वारा, और उस युद्ध का नाम है राक्षस तगड़ी युद्ध या राक्षस तांगड़ी युद्ध भी इसको बोलते हैं। तो आपको बताना है कि वो कौन सा साम्राज्य था, कौन सा वंश था जिनका इतिहास बहुत ही स्वर्णिम रहा है और जिनका खात्मा हो जाता है, जिनका पतन हो जाता है इस राक्षस तगड़ी युद्ध के बाद। आपके ऑप्शन है बहमनी किंगडम, बहमनी साम्राज्य, ऑप्शन बी विजयनगर किंगडम, विजयनगर साम्राज्य, यादव डायनेस्टी यानी यादव वंश, और पल्लव डायनेस्टी यानी पल्लव वंश। ये चारों के चारों जो आप दिख रहे हो ना, ये चारों के चारों दक्षिण भारत के आपके वंश या राजवंश है। तो आपको मैंने हिंट दे दिया, ठीक है। तो आपको बताना कि ये राक्षस तागड़ी का युद्ध जो है किस साम्राज्य के लिए आपका सूर्यास्त का कारण बना, यानी पतन का कारण बनता है, और उसके बाद उनका जो स्वर्णिम इतिहास है वो खत्म हो जाता है, यानी वो जो साम्राज्य है, वो जो आपका वंश है वो पतन हो जाता है, खत्म हो जाता है। बहमनी, विजयनगर, यादव, पल्लव। चलिए समय को समाप्त कर रहा हूँ और जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। और आपका सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर वो है विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय, आपके हरिहर और बुक्का, ये सारा चीज आप नोट करते चल सकते हैं या याद करते, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय उसके सामंत हुआ करते थे। उसी समय देखोगे तो एक और साम्राज्य का यहाँ पर उदय होता है जिसका नाम है बहमनी साम्राज्य, जिसकी स्थापना बहमन शाह ने की थी। ये दोनों के बहुत ही इंपॉर्टेंट राजवंश है, और इसमें आप देखोगे विजयनगर जो है दक्षिण भारत का इकलौता हिंदू राजवंश रहता उस समय, और चूंकि बहमनी साम्राज्य जो है आपकी कहीं ना कहीं मुस्लिम राजवंश हुआ करता था, इसलिए इन दोनों के बीच में धार्मिक रूप से काफी कट्टरता रहती है, ठीक है, साथ ही साथ आपके क्षेत्रीय कट्टरता भी है। तो विजयनगर वो राज्य है जिसका पतन हो जाता है राक्षस तागड़ी युद्ध के बाद, क्योंकि इसमें बहमनी साम्राज्य के जो 5 मुख्य क्षेत्र हैं, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, ये सब मिल करके विजयनगर से लड़ते हैं, और उस समय विजयनगर की शक्ति कहीं ना कहीं कम हो चुकी होती है।
यादव डायनेस्टी आपको मेनली इंपॉर्टेंट रहेगी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, और पल्लव, जैसा कि मैंने कल भी बोला है या पहले के वीडियोस में बोला है कि पल्लव डायनेस्टी दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण कला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में जो मंदिरों का उदय देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं पल्लवों के समय से ही स्टार्ट होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये सवाल। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल दोस्तों 3000 के सांकेतिक रुपए के लिए ये रहा 3500 के। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन अबाउट द सिटी मैनेजमेंट ड्यूरिंग मौर्य डायनेस्टी। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने लेखक के नाम दिए हैं और फिर आपसे पुस्तक के नाम पूछे हैं, या पुस्तक के नाम दिए, लेखक के नाम पूछे। इस बार उसकी विशेषता आधारित सवाल है। बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा वो पुस्तक है जो मौर्य वंश से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ उस पुस्तक में मौर्य वंश के जो नगर मैनेजमेंट, सिटी मैनेजमेंट, नगर के प्रबंधन, नगर की विशेषताओं, नगर का रख रखाव, नगर का संचालन किस तरह से होता है, उसका एक बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है। तो आपको बताना है इन चारों में से वो कौन सी पुस्तक है जो मौर्य वंश के नगर प्रबंधन यानी सिटी मैनेजमेंट के बारे में विस्तार से अपनी चर्चा करता है। आपके ऑप्शन है इंडिका, राजतरंगिणी, मृच्छकटिकम, गाथा सप्तशी। अगर आपने पहले के वीडियोस कर रखे हैं तो मे भी आप अगर पहले के वीडियोस ध्यान से किए होंगे तो आप आसानी से इस आंसर की तरफ जा पाएंगे कि इन चारों में से वह कौन सी पुस्तक है जो मौर्य वंश के नगर प्रबंधन की विशेषताओं को अपनी पुस्तकों में अब विस्तार से वर्णन करता है। इंडिका, राजतरंगिणी, मृच्छकटिकम, गाथा सप्तशी। चलिए समय समाप्त हो रहा है दोस्तों, और अब चलेंगे अपने आंसर की ओर। और आपका सही जवाब होगा यहाँ पर वो है इंडिका। इंडिका जिसकी रचना आपके मेगास्थनीज ने की थी, जो कि सेलिकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था। सेलिकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेलिकस निकेटर की पुत्री हेलेना के साथ होता है, तो सेलिकस निकेटर अपने एक दार्शनिक मेगास्थनीज को साथ में भेजता है कि आप जाओ और वहाँ पे रहना, और साथ ही साथ हमारी पुत्री के भी ध्यान, मतलब पुत्री का भी ध्यान रखना है। तो इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसमें तत्कालीन यानी मौर्य वंश के जितने भी चीज़ है सभी चीज़ों के लिए विस्तृत चर्चा की गई है। खास तौर पे नगरों के प्रबंधन, जो पटना है उसके बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा, जिसके बारे में ये बताते हैं कि वह उस समय पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर था, जिसकी आबादी 2 लाख से भी ज़्यादा थी, और जिसको पूरे शहर को चलाने के लिए 6 अलग अलग समितियां थी। हर समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। इसी पुस्तक में इन्होंने ये भी बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने राज्य में जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा रखते थे, यानी बर्थ और डेथ का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी होता था, लेखा जोखा भी होता था। राजतरंगिणी ये पुस्तक है आपकी कश्मीर के इतिहास से जुड़ी हुई। मृच्छकटिकम मौर्य वंश से ही है, जो कि एक बहुत ही फेमस नाटक है। गाथा सप्तशी मैंने पहले ही बात कर दी है कि यह हाल की लिखी हुई पुस्तक है जो कि आंध्र सातवाहन वंश से जुड़ा हुआ है। चलिए सेशन उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, तो दोस्तों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो और हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलते रहे। चलिए साइंस का एक सवाल आ गया आपके 5000 के सांकेतिक रुपयों के लिए। एसिड रेन, अम्ल वर्षा, तो बोल रहा है कि अम्ल वर्षा जो है इनमें से किस प्रकार के प्रदूषण से जुड़ी हुई है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, साउंड यानी ध्वनि प्रदूषण, या एयर पॉल्यूशन। सिंपल सवाल है कि अम्ल वर्षा जो है वो इनमें से किस प्रकार के प्रदूषण से जुड़ी है। बिल्कुल मतलब आप समझ लो कि ये लड्डू वाला सवाल है कि आपको बताना है। कभी कभी आपसे गैस पूछ लिया जाता है कि कौन से गैस के कारण एसिड रेन होता है, तो आप उसको भी हो सके तो कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं कि पहला तो आप प्रदूषण बताइए कि कौन से प्रदूषण से हो रहा है, और दूसरा आप हो सके तो वहाँ पर प्रदूषक का भी नाम बताइए, पॉल्यूटेंट का भी नाम बताइए। वैसे तो मैंने हिंट आपको दे चुका है। चलिए आंसर को ख़त्म करते हैं, टाइम को ख़त्म करते हैं, आंसर तो बाकी है अभी। और आपका समय समाप्त हुआ और चलते हैं जवाब की ओर। और आपका सही जवाब होगा एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण ही आप देखोगे कि आपकी जो यहाँ पर
अम्ल वर्षा होती है, ये आमतौर पे आपको सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और NO4 के नाइट्रेट और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे आपकी गैसेस के कारण होता है, और यही ऊपर जाकर के सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं जो अम्ल के रूप में धरती पे गिरते हैं। बोला जाता है कि अमेरिका का डेट्रॉइट वो शहर था जहां पर आपको सबसे पहली बार ये एसिड रेन के बारे में देखा गया था, क्योंकि वहां पर गाड़ियों के निर्माण के कारण काफ़ी ज़्यादा इन गैसों का जो है वायुमंडल में निष्कासन हो रहा था। भारत में देखोगे तो कभी कभी आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ रहा है, तो उसका रीज़न यही है एसिड रेन, क्योंकि ताजमहल जो आगरा में है उससे कुछ दूरी पे ही है एक शहर है जिसका नाम है मथुरा। मथुरा में काफ़ी बड़ी मात्रा में आपकी फैक्ट्रियां हैं जिसमें जूते की, दवाई की, चमड़े की फैक्ट्रियां हैं, और उसके कारण यहाँ से निकलने वाली जो हानिकारक गैसें हैं या SO2 गैस है वो आपका बादल में जो जल होते हैं, जल की बूंदें होती हैं, उसको अम्ल के रूप में बदल देती है, और वही जब ताजमहल वाले क्षेत्रों में पड़ती है तो आपकी वाइट संगमरमर जो वो सफ़ेद संगमरमर है उसको वो पीला कर दे रहा है। तो सही जवाब होगा आपका इस एयर पॉल्यूशन, और पॉल्यूटेंट है आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल हिंट वाला सवाल है दोस्तों। हर राज्य के बारे में आपको कुछ कुछ विशेषताएं पता चल जाएगी। फिलहाल आज का सवाल में 4 हिंट जो है, उसका पहला हिंट है कि दिस स्टेट हैविंग होली टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा एंड पुष्कर। बोला जा रहा है कि इस राज्य में ना जैन धर्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर, या इसको दिलवाड़ा भी बोलते हैं। दूसरा, पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का इकलौता आपको जो मंदिर देखने को मिलेगा वो आपको इस स्थान पे मिलेगा, पुष्कर। ठीक है, तो इस राज्य में 2 प्रसिद्ध मंदिर है, एक जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर, उसके अलावा ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर जो है आपका पुष्कर में। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये 2 फेमस हैं आपके लिए। इट्स शेयर इट्स बाउंड्री विद यूपी एंड हरियाणा। बोल रहा है कि ये जो राज्य है ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और भी राज्य हो सकते हैं बट ये दोनों कंपलसरी हैं कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ तो करता ही करता है। तीसरा बोल रहा है कि पुष्कर महोत्सव, पुष्कर मेला आप जिसको बोल सकते हो, कैमल राइड यानी ऊंट की सवारी, ऊंट की रेस, और नवरात्रि यहाँ के मुख्य त्योहार हैं। और सबसे बड़ी हिंट जो है कि ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब ये क्षेत्रफल में भी हो सकता है, जनसंख्या में भी हो सकता है, चाहे जिस आधार पे हो, आपको गेस करना है कि वह कौन सा राज्य है जिसमें दिलवाड़ा मंदिर है जैन धर्म का, पुष्कर है आपके ब्रह्मा जी का, यूपी और हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है, पुष्कर मेला, ऊंट दौड़ और नवरात्रि यहाँ के मुख्य त्योहार हैं। इसके अलावा देखोगे तो यहाँ पर नागौर मेला है, अश्व पूजा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे तो ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली या छत्तीसगढ़। इतने हिंट मेरे हिसाब से आपके लिए पर्याप्त हैं इस राज्य को गेस करने के लिए। चलिए समय को समाप्त कर रहा हूँ, और आपका सही जवाब होगा दोस्तों वो है राजस्थान। राजस्थान वो राज्य है जिसमें ये सभी के सभी आपकी खूबियाँ समाहित है। तो आप इसको नोट जरूर कर लेंगे, क्योंकि आपको कभी कभी इस ढंग से पूछता है कि दिलवाड़ा मंदिर जो है किस राज्य में है। तो आपको मैं बता दूं कि दिलवाड़ा मंदिर जो है राजस्थान में एक पर्वत है दोस्तों, आपका अरावली पर्वत की एक चोटी है जिसको बोलते हैं माउंट आबू। तो कभी कभी माउंट आबू का पूछ लेता है, तो माउंट आबू पे ही ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। पुष्कर आपके ब्रह्मा जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, और बाकी चीज़ें तो आपके लिए फेमस है कि ये आपका क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए एक स्कीम है, हम लोग साथ ही साथ स्कीम भी करते चल रहे हैं, तो आपके करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब आपका मगअप होते जा रहा है, सब आपका मिक्स है, ताकि आपकी इंटरेस्ट भी बनी रहे और जानकारी भी मिलती रहे। एक स्कीम है आपकी भारत सरकार की, PM विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। बोल रहा है कि ये जो स्कीम है ये प्रोवाइड करेगी, क्या प्रोवाइड करेगी, तो डॉक्यूमेंट फ्री लोन। आपको किसी भी तरह के कागजात, किसी भी तरह के आपको सामान गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको लोन अमाउंट प्रोवाइड कराएगा या आपको लोन दिया जाएगा अपने किसी तरह के व्यवसाय को करने के लिए। विश्वकर्मा नाम से तो समझ में आ रहा है ना,
विश्वकर्मा भगवान जो हमारे थे वो सृजन के देवता थे, यानी कुछ ना कुछ नया बनाने के। तो आप भी यहाँ पर अपना अगर कुछ नया व्यवसाय खोलना चाहते हैं, कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं, और आपके पास कुछ ऐसे वस्तुएं नहीं है जिसको रख के आप लोन ले सकते हो, तो सरकार आपको बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे आपको लोन देगी। तो आपको बताना ये है कि इस योजना के तहत कितने रुपए तक का डॉक्यूमेंट फ्री लोन मिलेगा। आपके ऑप्शन है 3 लाख, 10 लाख, 4 लाख या 5 लाख। अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कितने रुपयों तक का डॉक्यूमेंट फ्री लोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि इंटरेस्ट रेट भी कम है, लगभग मात्र 5%। जहाँ आपको बैंक वाले चार्ज करते हैं 12-13%, इस योजना के तहत जिनको भी लोन मिलेगा मात्र 5% सालाना। तो आप देखो तो लगभग 0.5 यानी आधा प्रतिशत महीना के हिसाब से आपको मिलेगा, जो कि आपका जीविका समूह से भी कम है, क्योंकि वहाँ पर आपका 1% है, यानी 12%। फिलहाल आपको बताना है कि पीएम विश्वकर्मा में कितने रुपयों तक का लोन दिया जाएगा। चलिए समय को समाप्त कर रहे हैं, और सेशन अच्छा लगे तो शेयर करते जाएंगे दोस्तों, आप इसको दोस्तों के साथ जरूर कीजिए। चलिए, आपका सही जवाब होगा दोस्तों, वो है आपका 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा, जो 2 किस्तों में दी जाएगी। याद रखिएगा, ये जो लोन है आपकी 2 किस्तों में दी जाएगी। पहली बार आपको लोन दिया जाएगा 1 लाख रुपये तक का। जब इस लोन अमाउंट को आप कुछ कर लेंगे, आप सरकार को दिखा देंगे कि हाँ, इस 1 लाख रुपये का हमने सदुपयोग किया है, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो फिर आप 2 लाख रुपये तक का और लोन ले सकते हैं उस व्यवसाय को और अच्छा बनाने के लिए। तो कुल 3 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। इंटरेस्ट रेट अगर आपसे पूछ ले तो आपका 5% रहेगा, और ये योजना 2023 में शुरू हुई है। बहुत ही एक फ्लैगशिप योजना है, इसको इनफैक्ट पुरस्कार भी मिल चुका है इस योजना को। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और आपका अगला सवाल है एक ज्योग्राफी का, या पर्यावरण, या रोड ट्रांसपोर्ट, या करंट, जो भी बोल लो। एक सवाल है कि अभी देखोगे जब से बीजेपी की सरकार आई है और नितिन गडकरी जब से आपके रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने हैं, जो आपके नेशनल हाईवे काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। हर राज्य में देखोगे कि आपके हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। तो आपको एक पिछले वीडियोस में हमने सबसे लंबा नेशनल हाईवे पूछा था, आपको इस बार बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैविंग हाईएस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया, यानी भारत के वो कौन से राज्य हैं जहां पर आपको नेशनल हाईवे की जो लंबाई है, यानी सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे देखने को मिलेंगे। यानी कुल हाईवे जो उस राज्य में है, जितने भी नेशनल हाईवे एनएच हैं उस राज्य में, सभी की लंबाई जोड़ दें तो सबसे ज़्यादा लंबाई का जो एनएच है वो किस राज्य में देखने को मिलेगा। आपके ऑप्शन है भारत के सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल वाले राजस्थान, भारत के सबसे आपके सफल राज्य, सबसे सक्रिय राज्य महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य यूपी, और सबसे ज़्यादा आपके छोटी उद्योगों वाला जो है राज्य तमिलनाडु। इन चारों में वो कौन से राज्य हैं? चारों राज्य की अपनी अपनी खासियत है दोस्तों। तो इन चारों में वो कौन से राज्य हैं जहां पर आपको नेशनल हाईवे एनएच की कुल लंबाई सर्वाधिक देखने को मिलेगी? चलिए जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे, और बिल्कुल ईमानदारी से, ठीक है। साथ ही सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। चलिए समय समाप्त कर रहा हूँ, और अब चलते हैं आंसर की ओर। आपका सही जवाब होगा दोस्तों वो है अपना यूपी, उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। और यहाँ पर बोला जाता है कि 2023 के जो ऑफिशियल डाटा है उसके हिसाब से 7,863 किलोमीटर, यानी लगभग समझिए कि 8,000 किलोमीटर के आसपास जो है नेशनल हाईवे की कुल लंबाई है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका राजस्थान, थर्ड नंबर पे आप देखोगे तो आंध्रा है और महाराष्ट्र है। ठीक है, अभी आंध्र प्रदेश के बंटवारा के बाद थर्ड नंबर पे कर्नाटक आ चुका है। बिहार की बात करें तो यहाँ पर लगभग 5,154 किलोमीटर के आसपास की नेशनल हाईवे की लेंथ थी, जो अभी हाल फिलहाल में कुछ और बढ़ी होगी। तो फिलहाल 7,863 किलोमीटर के साथ यूपी जो है सबसे नंबर 1 पे है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 50,000 के सांकेतिक रुपए के लिए आपका सवाल है पॉलिटी का है। 1919 भारत शासन अधिनियम, एक्चुअली काउंसिल भारत परिषद अधिनियम जो है,
ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1919 के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन का चुनाव करना है। आपके पहले सेंटेंस है ऑल्सो नोन एज साइमन कमीशन, यानी इस कानून को, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को साइमन सुधार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हिंट है या दूसरा सेंटेंस बोल रहा है कि इट इंक्रीज सीट इन सेंट्रल और स्टेट असेंबली, इसने केंद्र और राज्यों में की जो विधान सभा थी, विधान परिषद थी, उसके सीटों की संख्या बढ़ाई। ठीक है। तीसरा बोल रहा है कि इट रिकमेंड कॉम्युनल रिजर्वेशन टू सिख जमींदार एंड कमिश्नरी, बोल रहा है कि जो आपका 1909 वाले में सिर्फ मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया गया था इलेक्शन में, उसको इस कानून ने बढ़ा करके सिख और जमींदार जो भूस्वामित्व थे उस समय के, उनको, सिखों को, और साथ ही साथ जो कमिश्नरी यानी जो आपके प्रेसिडेंशियल क्षेत्र थे उनको भी दिया गया है। यानी आपको इसका विस्तार किया गया है आपके रिजर्वेशन का। और डी है आपका नन ऑफ द एबव। इन चारों में से वो कौन से कथन आपका भारत परिषद अधिनियम 1919 के बारे में सही नहीं है? समय समाप्त हो रहा है दोस्तों, तो जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे और उम्मीद करते हैं कि आपने अपने जवाब दर्ज कर दिए होंगे। चलिए आंसर की ओर, और आपका सही जवाब है ए। इसको 1919 के कानून को आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, नाम याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और बाकी आपके सही हैं कि जैसे 1909 में केंद्र और राज्यों में विधानसभा की सीटें बढ़ी थी, यहाँ पर भी सीटों की संख्या बढ़ाई गई। इनफैक्ट आपके यहाँ पर एक और नया प्रोविंस जुड़ा गया था, नया आपका राज्य बना दिया गया था। साथ ही साथ इसमें जो रिजर्वेशन है सिर्फ मुस्लिम को जो 1909 में दिया गया था, उसको सिख जमींदार और बाकी क्षेत्रों तक भी विस्तृत कर दिया गया था। तो आपका सही जवाब होगा ए। ये साइमन रिफॉर्म के नाम से नहीं, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल की। केमिस्ट्री का एक और सवाल है, बहुत ही फेमस सवाल है। एक आपका केमिकल कंपाउंड है जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। कभी कभी देखते होंगे कि किसी व्यक्ति का जब हाथ पैर टूटता है तो उनका प्लास्टर किया जाता है, तो उसके हाथ पे ना व्हाइट कलर की एक पट्टी डाली जाती है, जो कुछ दिन बाद फिर सूखने के उपरांत उसको काटा जाता है, उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है। आपके ऑप्शन है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, ध्यान से देखना, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, NaNO3 इंटू 10H2O, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट इंटू 10H2O, आपका सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, और सोडियम नाइट्रेट इंटू 10H2O। आपको सही से बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही सूत्र क्या है। बहुत ही फेमस सवाल है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम बहुत इंपॉर्टेंट है, धोबन सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, ये सब बहुत ही आपके फेमस है। कसीस वाले जितने हैं, वेट्रॉल वाले जितने हैं, वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए सही जवाब है आपका कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आपको कहीं कहीं पे देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर हाफ में लिख के अगर 1 दे रहा है, तो ये जो आधा है इसको इधर कर देगा, यानी 2CaSO4 कर देगा इंटू H2O कर देगा, तो दोनों के दोनों ही सही होंगे। अगर यहाँ पर हाफ के जगह 1 रहे तो ये 2 इधर आ जाएगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। फिलहाल कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही सूत्र है। अगर यहाँ पर हाफ के जगह 2 हो जाए, सिर्फ इधर कुछ नहीं, अगर यहाँ पर हाफ की जगह 2 हो जाए तो वो सूत्र होता है आपका जिप्सम का, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका कुछ वैसा सूत्र है नहीं। ये जो सूत्र आप देख रहे हो ना, ये आपका बेकिंग सोडा का सूत्र है। बेकिंग सोडा नहीं, धोबन सोडा का, धोने वाले का। चलिए 1 लाख रुपयों का आपका सवाल, बायोलॉजी का सवाल।
और पिछली बार हमने किया था एक वायरस जिसका नाम था H1N1। इस बार है आपका वायरस H5N1। किस H5N1 वायरस से कौन सी बीमारी होती है? आपके ऑप्शन है कालाजार, मलेरिया, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन सी बीमारी है जो H5N1 वायरस से फैलती है। जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। H5N1 वायरस विषाणु जिसको संभालना सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे टफ है, क्योंकि इसके लिए आप किसी तरह का एंटीडोट्स बहुत ही मुश्किल से बन पाता है। कालाजार, मलेरिया, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, चारों में वो कौन से है? चलिए, समय समाप्त हुआ और आपका सही जवाब है यहाँ पर बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू जो आमतौर पर आप देखोगे कि पक्षियों में होता है। पक्षियों का तो हम लोग को पता चलता नहीं क्योंकि वो पेड़ों पे रहते हैं। तो कभी कभी आप देखोगे कि मुर्गियों में आपको बिल्कुल उसकी गर्दन के पास नीला या पीला आपको निशान दिखेगा और बहुत ही जल्दी जो है मुर्गियां जो है मरना शुरू हो जाती है। तो कभी कभी सरकार भी आपको मुर्गियों पे प्रतिबंध लगाती हुई दिखेगी। तो ये कारण होता है बर्ड फ्लू का, जो कि फैलता है आपका H5N1 वायरस से। ठीक है, पिछली बार हमने बोला था H1N1। तो H1N1 से जो पिछली बार का सवाल था उससे डेंगू फैलता था। H5N1 आपका बर्ड फ्लू के लिए। चलिए, 3 लाख के आपका सांकेतिक रूप के लिए सवाल है। केमिस्ट्री का एक और सवाल, ग्लास आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार हमने आपसे पूछा था स्पेक्टिकल्स यानी चश्मों के ग्लास के बारे में। आज आप बताओगे कि कौन से वो ग्लास हैं, कौन सी वो कांच है जिसका उपयोग किया जाता है लेबोरेटरी कंटेनर यानी परखनली, देखते हो ना, परखनली बनाने में, कांच के जो आपके परखनलियां हैं उनको बनाने में। आपको बताना है इसमें मेनली जिंक की भी मात्रा होती है इस कांच में, और साथ में बोरोसिल्स की भी मात्रा होती है, यानी वो तापमान को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं जाने देता। इसलिए इसका उपयोग जो है आपके लेबोरेटरी में किया जाता है परख नली और इस तरह के जो आपके कंटेनर्स हैं उसको बनाने में। तो आपको बताना है, आपके ऑप्शन है क्रुक्स ग्लास, क्रुक्स कांच, फ्लिंट कांच, सोडा कांच या जेना कांच। इन चारों में वो कौन से कांच है जिसका उपयोग प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, परख नली या फिर किसी भी तरह के कंटेनर को बनाने में किया जाता है? क्रुक्स, फ्लिंट, सोडा, जेना। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे और आपका सही जवाब है दोस्तों वो है जेना कांच। जेना कांच जो देखने को मिल जाएगा इसमें, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बोला कि आपको इसमें जिंक और बोरोसिल्स दोनों की मात्रा होती है। जिंक जो है इसको हार्ड बनाने का काम करता है और जो बोरोसिल्स हैं इसको आपकी थर्मल रेसिस्ट बनाती है, जिससे अंदर का तापमान बाहर नहीं होता है, यानी प्रयोग के दौरान आपको ये काफ़ी उपयोगी दिखेगा। साथ ही साथ ये आपका बहुत ही कमज़ोर भी होता है गिरने के हिसाब से, तो ये आसानी से टूट भी जाते हैं। इसीलिए देखो प्रयोगशाला में आपको सभी चीज़ों को बिल्कुल संभाल करके यूज करने को बोला जाता है। तो लेबोरेटरी में जो परखनली है उसका निर्माण जो है आपका जेना कांच से किया जाता है, याद रखिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और वो है आपका झील के बारे में। हम लोगों ने लगभग लगभग कर लिया है, ये है आपका आखिरी। इसके बाद हम लोग झील से किसी और दिशा में चलेंगे और आपका सवाल है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। अभी तक हम लोगों ने डीप, लॉन्ग, साल्ट वाटर, फ्रेश वाटर सब कुछ कर लिया है। अब आपको बताना है इस आखिरी बार कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है। कृत्रिम जो कि हम लोगों ने बनाया है। इट मे बी ए डैम, डैम भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। आपके ऑप्शन है माना लेक यानी माना झील, दूसरा रिहंद लेक, रिहंद झील, इसको एक और नाम से बोला जाता है दोस्तों, इसको बोलते हैं गोविंद पंत झील के नाम से भी बोला जाता है। वुलर लेक यानी वुलर झील, पुलिकट लेक यानी पुलिकट झील। इन चारों में वो कौन से झील हैं जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जिसको इंसानों ने बनाया है? आपके जवाब की यहाँ प्रतीक्षा है और
जल्दी से आप अपनी जवाब कमेंट सेक्शन में दर्ज करेंगे। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? माना, रिहंद, वलर, पुलिकट। चलिए समय को समाप्त कर रहा हूं और आपकी जवाब है रिहंद लेक। रिहंद झील जो है आपका ये यूपी में है और इसी को गोविंद पंत सागर डैम भी बोलते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को नोट करते जाएंगे, साथ ही साथ आप समय समय पे आकर के इन सारे वीडियोस को रिवाइज भी करेंगे ताकि आपके एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। चलिए आज का सेकंड लास्ट सवाल। पिछली बार हमने आपसे पूछा था यूनेस्को, जो कि एक संगठन है जो धरोहर को संजो के रखती है और दुनिया तक पहुंचाने का काम करती है। तो पिछली बार हमने आपसे फूड सिटी पूछा था। आज आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शहर है जिसको यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी, क्रिएटिव को समझते हो ना, कुछ नया सृजन, क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया है, क्योंकि वहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट यानी कला के माध्यम में, कला में वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ नया होते रहता है। कुछ नए तरह की कलाकारियाँ आपको देखने को मिल जाएगी, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इस तरह के नए नए चीज़ें वहाँ पर आते रहते हैं। तो इसमें से भारत का वह कौन सा शहर है जिसको यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया है? पिछली बार हमने आपसे फूड सिटी पूछा था जिसके जवाब हैदराबाद था। तो उन सारे वीडियोस को आप जो है काफ़ी यूज़फुल है, उनको भी आप देखेंगे। साथ ही रामलला का एक स्पेशल जो मंदिर एपिसोड है उसको भी आप कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है फिलहाल क्रिएटिव सिटी के लिए लुधियाना, जो कि आपको पंजाब में देखने को मिलेगा, पाटन, जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, श्रीनगर, जो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, जोधपुर, जो आपका राजस्थान में देखने को मिलेगा। इन चारों में वो कौन से शहर हैं जो अपनी क्रिएटिविटी के लिए, जो आर्ट एंड क्राफ्ट, कला और के माध्यम से निर्माण के लिए यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया है? चलिए समय समाप्त और हम लोग चलते हैं आंसर की ओर और आपका सही जवाब है श्रीनगर। श्रीनगर जो कि आपकी जम्मू कश्मीर की राजधानी भी है और इसको दिया गया है आपका यूनेस्को की तरफ से क्रिएटिव सिटी का दर्जा। तो याद रखिएगा, हैदराबाद को मिला था फूड सिटी, ये है आपका क्रिएटिव सिटी। आज का ये आखिरी सवाल। वीडियोस थोड़ा लंबा जरूर है बहुत, बट बाकी इंफॉर्मेटिव तो है ही, तो लास्ट टाइम शेयर करते चलेंगे। विच सिख गुरु, हिस्ट्री का एक बहुत ही मार्मिक और बहुत ही फेमस आपका एक सवाल है जो हमेशा एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि विच सिख गुरु वेयर हंग टिल डेथ बाय जहांगीर। इसमें से कोई जो आपके 10 सिख गुरु थे उनमें से एक सिख गुरु को जहांगीर ने फांसी पे चढ़वा दिया था, क्योंकि उस होने यानी वो जो सिख गुरु थे उन्होंने जहांगीर के एक बेटे थे खुसरो, जो बाद में आपका बहुत ही फेमस होते हैं। तो आई थिंक खुसरो ही शाहजहाँ था, मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि खुसरो ही शाहजहाँ था। तो खुसरो की मदद की थी उन्होंने, उसके कारण से जहांगीर ने उनको फांसी पे चढ़वा दिया था। तो अपने बेटे को तो कुछ नहीं किया, लेकिन जिन्होंने मदद की उसको जहांगीर ने फांसी पे चढ़वाया। आपके ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु अर्जन, गुरु अंगद और गुरु फतेह। इन चारों में वह कौन से गुरु हैं जिनको जहांगीर ने फांसी पे चढ़वा दिया था या फांसी लटकवा दिया था? आपका जल्दी से जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। जहांगीर, एक और थे जिनको औरंगजेब ने मरवा दिया था, तो उनके बारे में ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है। अकबर ने एक सिख गुरु से आशीर्वाद लिया था, उनसे भी आप उनके बारे में भी पूछा जा चुका है। 10वें और आखिरी सिख गुरु के बारे में भी पूछा जा चुका है। तो एपिसोड्स आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होते हैं, क्योंकि इसमें हर सब्जेक्ट के जो टॉप लेवल के सवाल हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, साथ ही साथ आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछा जाता है। तो जल्दी से जवाब देंगे और चलते हैं इसके आंसर की ओर। और इसका सही जवाब है गुरु अर्जन। गुरु अर्जन वो थे जिन्होंने खुसरो की मदद की थी और उसके लिए इनको यहाँ पर फांसी की सजा दी गई थी जहांगीर के द्वारा। तो जल्दी से 10 सिख गुरु का एक ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं गुरु नानक,
जो कि सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। उनके बाद आते हैं गुरु अंगद, जिन्होंने लंगर सिस्टम, जो आप भोजन देखते हो ना कि गुरुद्वारों में चलता है, इन्होंने शुरू की थी। फिर आते हैं गुरु अमर, जिन्होंने अकबर को आशीर्वाद दिया था। फिर आते हैं गुरु रामदास, जो यहाँ पर आपके जो गोल्डन टेम्पल है उसकी रचना करवाते हैं। फिर आते हैं गुरु अर्जन, जिनके बारे में बात हो रही है। फिर आएंगे गुरु हरगोविंद, फिर आएंगे गुरु हरराय, फिर हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, जिनको आप देखोगे कि औरंगजेब ने मरवाया था। और आखिरी थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु फतेह कोई गुरु नहीं थे दोस्तों, जो फतेह थे, फतेह सिंह, ये गुरु गोविंद सिंह के बेटे थे, जिनको औरंगजेब ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। तो बहुत ही बेरहम राजा था, बहुत ही क्रूर था। फिलहाल इस आखिरी सवाल में आपके लिए इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमेशा की तरफ पर्यावरण परिवार का ध्यान दीजिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और इस नए वर्ष में अपने अंदर कुछ नए गुणों का समावेश कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।